नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स में मैं सुन रहा हूं कि माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ओवरऑल डिस्टर्बेंस जैसी आवाज आ रही है। तो इस कंटेक्स्ट में मैंने नया माइक्रोफोन ऑर्डर कर दिया, पता नहीं 2 दिन से डिले हो रहा है आने में। तो अभी के लिए अगर थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो, सॉरी दोस्तों, कल तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, माइक्रोफोन में चेंज कर दूंगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं चल पाया, मैंने कमेंट्स देखा तब देखा कि इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए न्यूज देख लेते हैं। ओडिशा के मिनिस्टर साहब को गोली मार दी एक सब इंस्पेक्टर ने। ये सब इंस्पेक्टर पहले इनका फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुका था। एक्चुअली में यहाँ पे गोली क्यों मारी गई, इस सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, इंक्वायरी चल रही है, जल्दी ही बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। अपने आप में काफी शॉकिंग न्यूज थी। तो जो ओडिशा के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे नाबा किशोर दास, इनको गोली मारी गई, हॉस्पिटल में इनका इलाज चला और फाइनली न्यूज ये निकल के आ रही है कि इनकी मृत्यु हो गई है। इनको गोली मारी गई एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के द्वारा वेस्टर्न ओडिशा टाउन ब्रजराज नगर में। 29 जनवरी को ये हुआ और जो शूटर है उसका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास गांधी चौक पुलिस आउटपोस्ट ब्रजराज नगर में पोस्टेड था और पहले इन्हीं मिनिस्टर की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पे वो काम भी कर चुका था। वैसे मैं बता दूं कि ओडिशा की पॉलिटिक्स में नाबा किशोर दास कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन थे। पहले ये कांग्रेस के साथ थे 2019 तक, उसके बाद इन्होंने बीजू जनता दल ज्वाइन कर लिया। बीजू जनता दल की सरकार है इस समय पे ओडिशा में। तो ये पूरा इवेंट क्यों हुआ है इसके बारे में लाइट ऑब्वियस ही बात है, इंक्वायरी के बाद समझ में आएगी। हेडलाइंस देख लेते हैं करंट अफेयर्स की। ऐशा का डाटा ये बताता है कि हायर स्टडीज में एनरोलमेंट 2020-21 में कंपेयर टू 2019-20 7.5% बढ़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलेंगे, सब डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंडियन आर्मी ने यूक्रेन वॉर से क्या लेसन सीखा है, किस प्रकार से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और मिसाइल आगे आने वाले समय में बड़े थ्रेट हैं और हमारी सिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई, इसको देखेंगे। और ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन को लेके प्रेसिडेंट साहिबा ने पैनल के टर्म को 14th एक्सटेंशन दिया है। 2017 से पैनल काम कर रहा है। काम क्या है इसका कि ओबीसी की जो 27% कोटा दिया गया है, इस पर्टिकुलर कोटे को अवेल करने के लिए ओबीसी की अलग अलग 3000 कास्ट के बीच में इक्विटेबली ये कोटा बांटा जाए और ओबीसी के अंदर भी 3 अलग अलग लेयर्स बनाई जाए। तो ये क्या है, इस न्यूज को समझेंगे। तो 3 न्यूज है इंपॉर्टेंट, चूंकि आज मंडे है तो न्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। एडिटोरियल्स बहुत से हैं आज। नरेगा की रिफॉर्म को लेके एडिटोरियल है, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या टैक्स लगना चाहिए इसको लेके एक आर्टिकल है, इंडियन यूनिवर्सिटीज कैसे फ्री फॉल में है इसके बारे में एक बात है, नीतीश कुमार की क्या पॉलिटिक्स चल रही बिहार में इसके बारे में बात है, चेजिंग रिकॉर्ड्स नोवाक जोकोविच, वार्निंग बेल, ये जो अदानी ग्रुप वाला भी फियास्को हुआ है इसके बारे में एक आर्टिकल है। तो कुल मिला के 6 आर्टिकल्स हैं, 6 के 6 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर के रिकमेंडेशन को ओवरऑल यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। आज है शहीद दिवस दोस्तों, 30 जनवरी मार्टिर्स डे। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु हुई इनकी 30 जनवरी 1948 को। फादर ऑफ द नेशन इसी दिन हमें छोड़ के गए थे, इसलिए हम इसको एज अ मार्टिर्स डे याद करते हैं। उस समय की आपको न्यूज़पेपर हेडिंग्स और न्यूज़पेपर कवरेज, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, नजर आ रही है, आयरिश टाइम्स, पूरी दुनिया में इसको कवरेज दी गई थी 30 जनवरी, इसीलिए हम एक सैड दिन की तरह याद करते हैं। वर्ड ऑफ द डे, बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब एक ऐसी चीज जो आप करना नहीं चाहते हो, उसको करने के लिए आपको जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। सेंटेंस की यूजेज, आई रियली डोंट वांट टू डू दिस बट माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल। मतलब मैं ये करना नहीं चाहता हूं बट मुझे ये करने पे मजबूर किया जा रहा है। मतलब बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं अपनी बैक वॉल पे रखना नहीं चाहता हूं बट मुझे जबरदस्ती रखवाया जा रहा है। तो मैं कोई एक ऐसा काम कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता बट मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 एजुकेशन, स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर स्टडीज रोज बाय 7.5% इन 2020-21। तो भैया एशे का डाटा, एशे की स्टडी, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये है एशे 2020-21। इस पर्टिकुलर स्टडी के डाटा को रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा संडे को। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि 2020-21 में वन कंपेयर टू 2019-20 हायर एजुकेशन में स्टूडेंट एनरोलमेंट 7.5% बढ़ा है और टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट कितना पहुंच गया है 4.13 करोड़।
उसके साथ साथ कुछ और फिगर्स भी हैं। 2020-21 में जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोलमेंट 7% देखने को मिला, 7% व्हेन कंपेयर टू 1920। फिर 2020-21 में व्हेन कंपेयर टू 1920 2 लाख शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स ने ज्यादा एनरोल किया। और वहीं पे 2021-22 का अगर आप डाटा कंपेयर करो 2020-21 से, तो 3 लाख शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स ने ज्यादा एनरोल किया। अच्छा, 2021-22 बोल दिया मैंने शायद गलती से, यहां पे सारा कंपैरिजन हो रहा है 2020-21 का किससे, 19-20 में। तो 19-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स 2 लाख ज्यादा लोगों ने एनरोल किया, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स 3 लाख ज्यादा लोगों ने एनरोल किया, और ओबीसी स्टूडेंट्स 6 लाख ज्यादा लोगों ने एनरोल किया। तो मतलब एससी एसटी ओबीसी एनरोलमेंट 2020-21 में 19-20 से ज्यादा था। एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना ज्यादा था, तो एससी के लिए 2 लाख बच्चे, एसटी के लिए 3 लाख बच्चे और ओबीसी के लिए 6 लाख बच्चे। ओवरऑल अगर ओबीसी स्टूडेंट एनरोलमेंट देखा जाए तो 2014-15 के कंपैरिजन में 36 लाख बच्चे ओबीसी के ज्यादा एनरोल कर चुके थे। कब तक, 2020-21 तक। ये ऐसे डाटा में बताया गया। ठीक है भाई। अब अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में हमने इंक्रीमेंट देखा, लेकिन एज अ प्रोपोर्शन में घटावट देखने को मिल रहा है। समझिए, 2019-20 में जो टोटल बच्चे एनरोल्ड थे उनमें एससी प्रोपोर्शन के बच्चे थे 14.7%, लेकिन 2020-21 में जो टोटल बच्चे एनरोल्ड थे उसमें एससी प्रोपोर्शन के बच्चे एनरोल्ड थे 14.2%। तो नो डाउट एब्सोल्यूट नंबर्स में जो एससी बच्चे एनरोल्ड हैं उनका नंबर बढ़ा है, 2 लाख से बढ़ा है, लेकिन एज अ प्रोपोर्शन कम हुआ है, 14.7% से 14.2% हुआ है। सिमिलरली अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में 6 लाख बच्चों ने ज्यादा एनरोल किया था, लेकिन 37% थे ओबीसी बच्चे ओवरऑल बच्चों के 2019-20 में, और 2020-21 में ओबीसी बच्चों का प्रोपोर्शन था 35.8%। उसी प्रकार से मुस्लिम बच्चों की बात की जाए तो भाई 2019-20 में मुस्लिम बच्चों का प्रोपोर्शन था 5.5%, 2020-21 में हो गया 4.6%, और अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हो गया 2.3% 2019-20 में, 2% 2020-21 में। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 2019-20 में बच्चे थे 92,831 और 2020-21 में आ गया 79,035। अगर आप फीमेल एनरोलमेंट की बात करो इन हायर एजुकेशन प्रोग्राम तो ओवरऑल 2019-20 में फीमेल एनरोलमेंट था 45%, 2020-21 में ये हो गया 49%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे थे, जो ओवरऑल बच्चे पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं 78.9% एनरोलमेंट्स। तो टोटल 2020-21 में जितने बच्चों ने एनरोलमेंट किया, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एनरोलमेंट हुआ 78.9% का, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज पे एनरोलमेंट हुआ 11.4% का। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट में सबसे पॉपुलर कोर्स था बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स, जिसमें 104 लाख एनरोलमेंट्स देखने को मिले, 1 करोड़ 4 लाख। इसमें से 52.7% वुमेन थी और 47.3% मेन थे। और उसके बाद जो था एनरोलमेंट वो बैचलर ऑफ साइंस में था। तो नंबर 1 पे था बैचलर ऑफ आर्ट और नंबर 2 पे था बैचलर ऑफ साइंस। और इन दोनों में ही अगर आप देखो तो नंबर ऑफ वुमेन एनरोल्ड नंबर ऑफ मेन एनरोल्ड से ज्यादा थी। ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम की बात करो तो इसमें नंबर ऑफ वुमेन एनरोलमेंट था 48.5%, तो ऑब्वियसली बात है मेन का एनरोलमेंट ज्यादा था। हालांकि बीटेक में और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जो वुमेन का एनरोलमेंट है वो मेन से बहुत कम है। ओवरऑल वुमेन का एनरोलमेंट 30% से कम था बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्सेज में। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बात करो तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए सोशल साइंसेज स्ट्रीम में, जहां पे वुमेन अकाउंट करती थी 56% एनरोलमेंट्स इन 2020-21। उसके बाद साइंस कोर्स जहां पे वुमेन अकाउंट करती थी 61.3% ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है भाई। अगर पीएचडी लेवल पे बात करो तो पीएचडी लेवल पे सबसे पॉपुलर कोर्स था इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, उसके बाद नंबर आता था साइंस का। तो पीएचडी लेवल पे नंबर 1 पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 2 पे साइंस, और दोनों में ही वुमेन का एनरोलमेंट 50% से कम था। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी में वुमेन का एनरोलमेंट है 33.3% और साइंस में है 48.8%। ओवरऑल अगर आप देखो तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम एनरोलमेंट में वुमेन मेन से पीछे है। मेन का एनरोलमेंट 56% के लगभग पे है, तो वुमेन आप समझ सकते हो 43-44% के लगभग पे आ जाएगा। फिर भाई
नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात की जाए तो ऐशे 2020-21 रिपोर्ट ये बोलती है कि 2020-21 में व्हेन कंपेयर टू 2019-20 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं ऑल ओवर इंडिया 70 से और नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हैं 1453 से। तो ऑल इंडिया चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं 70, कॉलेजेस बढ़े हैं 1453। अब अगर देखो तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी बढ़ी है 17, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ी है 38, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बढ़े हैं 14, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं 3। ये फिगर्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ऐसे में अगर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ डाटा कोट करना है आप ये डाटा कोट कर सकते हो, ये डाटा काफी रेलेवेंट है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप देखो तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल यूनिवर्सिटीज में 59.1% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और लगभग 40% प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 59.1% वो टोटल 73.1% बच्चों को एनरोल करती हैं और जो 40% प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो 26.3% बच्चों को एनरोल करती हैं। कॉलेजेस की बात की जाए तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 21.4% जो कि 34.5% टोटल एनरोलमेंट करते हैं और वहीं पे जो बचे हुए 65.5% एनरोलमेंट्स हैं वो तो या तो प्राइवेट एडेड कॉलेजेस में या प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस। प्राइवेट एडेड और अनएडेड के बीच का फर्क समझते हो ना, वो प्राइवेट कॉलेजेस जिनको कुछ हद तक सरकार की तरफ से थोड़ा सपोर्ट थोड़ा पैसा मिलता है उनको आप एडेड बोल दोगे और जिनको बिल्कुल पैसा नहीं मिलता सब अपने रेवेन्यू पे कर रहे हैं उनको अनएडेड बोलोगे। हायर एजुकेशन प्रोग्राम से ग्रेजुएट करने वाले बच्चे 2019-20 में थे 94 लाख, 2020-21 में हो गए 95.4 लाख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। टीचर्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो टोटल जनरल कैटेगरी के टीचर्स थे 56.2%, ओबीसी कैटेगरी की टीचर्स थे 32.2%, एससी कैटेगरी की टीचर्स थे 9.1%, एसटी कैटेगरी 2.5%, मुस्लिम कम्युनिटी से 5.6% और अदर माइनॉरिटी ग्रुप से 8.8%। हर 100 मेल टीचर्स पे 75 फीमेल टीचर्स हैं, मतलब 100 मेल टीचर्स पे 75 फीमेल वुमेन टीचर्स हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशंस में टीचर प्यूपिल रेशियो है 27, मतलब हर टीचर 27 बच्चों को पढ़ा रहा है। सबसे बढ़िया टीचर प्यूपिल रेशियो तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। टोटल देखा जाए तो इंडिया की 1113 यूनिवर्सिटीज, 43,796 कॉलेजेस और 11,296 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में जो कि ऐशे के अंदर रजिस्टर्ड हैं, पार्टिसिपेट किसने किसने किया, अपने रिस्पॉन्स को किसने किसने सबमिट किया, तो 1099 यूनिवर्सिटीज, 41,600 कॉलेजेस और 10,308 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में। अगर देखा जाए तो टॉप 6 स्टेट्स कौन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। और टॉप 8 स्टेट्स कौन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ये काफी लॉजिकल है, रीजन मीन ये वो स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 डिफेंस लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मिसाइल्स आर लाइकली फ्यूचर थ्रेट्स। अब इंडियन आर्मी ने यूक्रेन वॉर से क्या सीखा? तो भैया आगे आने वाले समय में मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को सेटअप करने की जरूरत है एज अ पार्ट ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन की जरूरत है इंडिया को। ये आर्मी ने एनालाइज किया है यूक्रेन वॉर को देख के। जो यूक्रेन में एयर बैटल लड़ा गया है इससे इंडियन एयर डिफेंस कैसे जुड़ता है इसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। देखिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और इसका इंपैक्ट इंडिया में नजर आ रहा है। खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि चूंकि रशिया इस समय पे वॉर में बिजी है इसलिए जो रशियन ओरिजिन वाले हमारे वेपन्स हैं उनके स्पेयर्स और एम्यूनिशन के ऑर्डर को फ्रैक्टिफाई होने में और डिलीवरी होने में थोड़ा समय लग रहा है। तो एयर डिफेंस और आर्मर्ड फ्लीट जो रशियन ओरिजिन की हैं उनको मेंटेन करने में थोड़ी बहुत इंडिया को प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे बहुत सी डिटेल्ड एनालिसिस करी गई है वेपन सिस्टम्स पे, टैक्टिक्स और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पे, कैसे इनको इंडियन कंटेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, क्या कुछ इंडिया इसमें सीख सकता है, खासकर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंसेस। अगर आप देखो तो एयर ऑपरेशंस में वॉर में सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस, जब सीड या डेड ऑपरेशंस करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अपोजिशन मान लो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हमारी जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान या चाइना हमारे अगेंस्ट सीड या डेड ऑपरेशंस करेगा। सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट सप्रेशन
एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस ऑपरेशंस, मतलब हमारे एयर डिफेंस को तबाह करने की कोशिश करेगा। उस समय पे हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंसेस की क्रेडिबिलिटी और एफिशिएंसी हमारे लिए बहुत काम की होगी। एयर डिफेंस माइल मिसाइल्स को प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करना, इंटरसेप्टर्स को इंगेज करके इनकमिंग मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस फंक्शन है जिसको सही समय पे एग्जीक्यूट करना जरूरी है। और इसी रशियन ऑफेंसिव और यूक्रेनियन रिस्पांस में हम जीबीएडी के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। समझिए, जब जंग शुरू हुई तो सबसे पहले रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनियन एयरफोर्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। डेली के बेसिस पे रशिया के बहुत से जहाज लगभग 140 फ्लाइट पाथ्स कवर करते थे और पलट के रशिया के ऊपर यूक्रेन अटैक भी कर रहा था। इनफैक्ट 10% रशियन एयरक्राफ्ट तो यूक्रेन एयर डिफेंसेस की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो गए। बाद में रशिया को समझ में आया कि उनके जो फाइटर पायलट ये द्वारा जो उड़ाए गए आपके मतलब फाइटर जेट्स हैं वो तो बहुत बड़े स्केल पे नीचे गिर रहे थे, इसलिए रशिया ने अपने स्ट्राइक ऑपरेशंस मिसाइल्स के थ्रू कंडक्ट करना शुरू कर दिया और उसमें भी रशिया को हैवी लॉसेस देखने को मिले, क्योंकि यूक्रेन का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड सिस्टम बहुत इफेक्टिव था इनकमिंग रशियन मिसाइल्स के अगेंस्ट। यूक्रेन के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंसेस ने 50% रशियन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया, डिस्पाइट फैक्ट कि रशिया के शाहिद 136 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी यहां पे प्ले में थे, वो भी यहां पे काम कर रहे थे। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनको बोला जाता है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। लॉइटरिंग म्यूनिशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कल की डेट में अगर जंग हो जाती किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, अगर किसी के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टॉप क्वालिटी के हैं तो ऑपोजिशन को काफी हद तक परेशान कर सकता है। उनके लिए बेस्ट एयर डिफेंसेस होने चाहिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं हाई रेट गन सिस्टम्स, बेटर ऑप्टिक साइट्स, फ्रेगमेंटेड एम्यूनिशन एंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स। जैसे ये मैन पैड सिस्टम थे यूक्रेन के, दे वर वेरी इफेक्टिव। इनकी रेंज भी बड़ी थी, इनका नाइट विजन भी अच्छा था, तो ऑब्वियस ही बात है रशियन इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट ये मैन पैड्स बहुत एक्टिव थे। और इंडियन आर्मी इसी पर्टिकुलर डोमेन में अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, हालांकि बहुत लंबे समय से मॉडर्नाइजेशन डिले हो रहा है। इंडियन आर्मी का जो एयर डिफेंस है ना, वो मेजर ट्रांजिशन के बीच में है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। एक लेयर्ड एयर डिफेंस हम लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट और अर्जेंसी हमें यूक्रेन वॉर में देखने को मिल रही है। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के तौर पे एक 200 करोड़ का नेटवर्किंग और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क, जिसको आप ICCS भी बोलते हो। हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 10 जनवरी को मिली और हमने अप्रूवल दिया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ विशोरैट इंफ्रारेड होमिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, करंटली अंडर डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय DRDO। तो बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं ओवरऑल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। शॉर्ट रेंज लेवल में आर्मी इंडिजीनियस आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी बना रही है। एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर की हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO इजराइल के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट में बना रहा है। इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यूक्रेन वॉर से इंडिया ने बहुत कुछ सीखा है और उसको हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगली न्यूज, OBC सब कैटेगराइजेशन पैनल गेट्स 14th एक्सटेंशन GS पेपर 2 सोशल एम्पावरमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो भैया जस्टिस जी रोहिणी लेड कमीशन बनाया गया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ये कमीशन बनाया गया था अक्टूबर 2017 में। शुरू में इसको 12 हफ्ते का काम दिया गया था। काम क्या था? सब कैटेगराइजिंग द नियरली 3000 कास्ट विद इन द OBC अम्ब्रेला। तो OBC अम्ब्रेला के लिए अंदर ही जो 3000 कास्ट, उसमें कौन सी डोमिनेंट कास्ट है, कौन सी वल्नरेबल कास्ट है, इनको सब कैटेगराइज करना। और ये 27% कोटा OBC में आने वाले लोगों को किस प्रकार से दिया जाएगा, इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया डिवाइस करना। और 14वां एक्सटेंशन दिया गया है इस पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC पैनल को। इस कमीशन को लीड कर रही है जस्टिस जी रोहिणी। एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा? तो देखिए भाई, ये अपने आप में मुश्किल टास्क है। 3000 कास्ट को सब कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड डोमिनेंस, तो ये अपने आप में एक बहुत सब्जेक्टिव इशू है। प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के बिना इस काम को नहीं किया जा सकता और इस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स में डील करने के लिए समय चाहिए। ये जो कमीशन बनाया गया था 2 अक्टूबर 2017 को बनाया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 2015 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है
इसने बोला भी था कि ओबीसी को आप 3 क्लासेस में बांट दो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। एनसीबीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्लेन को एग्जामिन करता है एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के रिस्पेक्ट में, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के रिस्पेक्ट में। अब तो देखा जाए तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी दे दिया गया है। पहले इसके पास स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। ओबीसी रिजर्वेशन इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ? तो सबसे पहले बनी कालेलकर कमेटी 1953 में, और इस कमेटी ने बोला कि भाई इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा बैकवर्ड क्लासेस भी एग्जिस्ट करती हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 ने इस ओबीसी पॉपुलेशन का क्वांटम बताया 52% और 1257 कम्युनिटीज को बताया बैकवर्ड, और इनके लिए कोटा भी बढ़ाने की बात की गई। बोला गया 22.5% जो रिजर्वेशन है, 15% एससी का, 7.5% एसटी का, इसमें 27% ओबीसी का रिजर्वेशन जोड़ के आप टोटल रिजर्वेशन 49.5% ले आओ। और ये किया भी गया। 16/4 में गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन और 15/4 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को। हालांकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए जो सब कैटेगराइजेशन पैनल है ओबीसी का, इसको 14वां एक्सटेंशन दे दिया गया। तो करंट अफेयर्स में 3 ही न्यूज थी दोस्तों, उनको मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे नरेगा रिफॉर्म्स को लेकर। फिर नरेगा रिफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे रक्षिता स्वामी जी और अनिंदिता अधिकारी जी, ये दोनों ही सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च के साथ इन्वॉल्व है। आशीष रंजन साहब ने भी यहाँ पे इनपुट दिए, जन जागरण शक्ति संगठन के साथ एसोसिएटेड, और ये कहीं ना कहीं अभी के नरेगा रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने नरेगा रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है, कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है गरीब तबके के लिए, ऐसा कुछ बोलना है यहाँ पे ऑथर का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में रिफॉर्म हुए, लेकिन इन रिफॉर्म को अडेप्ट नहीं कर पाया है एडमिनिस्ट्रेशन। वो सरकारें, राज्य की जिनके पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं नरेगा के रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाते। और जो सबसे बड़ी परेशानी है नरेगा में, वो ये है डिलेड पेमेंट। बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है कि कई महीनों तक नरेगा के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की जो तनख्वाहें हैं वो रिलीज ही नहीं होती है, और वो अपने आप में फोर्स लेबर जैसा है। अगर आप देखो तो 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ सरकार से बोला था कि भाई जो भी वर्कर नरेगा के अंदर काम कर रहे हैं, आप उनको टाइम पे पेमेंट दो। अगर उनकी पेमेंट कई महीनों तक डिले होती है तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू फोर्स लेबर। लेकिन वो फोर्स लेबर आज भी हो रहा है। सरकार द्वारा कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं लिया गया है नरेगा की डिलेड वेजेस को टैकल करने के लिए, ऐसा कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है। इनफैक्ट जो वेज पेमेंट का प्रोसेस इंस्टीट्यूट किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिर्फ वेज पेमेंट साइकिल की पहली स्टेज में ही 7 से ज्यादा फंक्शनरीज के सिग्नेचर लगेंगे ओवरऑल एक वर्कर की पेमेंट को अप्रूव करने के लिए, और पेमेंट के अप्रूव होने के बाद पेमेंट लोगों के अकाउंट तक पहुंचना, दिस इज स्टेज 2 ऑफ द साइकिल। तो पहली ही स्टेज यहां पे कंप्लीट करने में 7 लोगों को सिग्नेचर लग रहे हैं। इनफैक्ट जितना अप्रूवल यहां पे एक वर्कर की वेज को अप्रूव करके उसके अकाउंट तक पहुंचाने में है, उससे आसान तो एक प्राइवेट बैंक से लोन लेना होता है। कुछ इस प्रकार की बात यहां पे ऑथर कह रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, पेमेंट प्रोसेस और पेंडिंग वेज पेमेंट को प्रॉपर तरीके से परस्यू करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 में चीज़ें और मुश्किल की जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी है स्टेट्स की बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जिन जगहों पे एक्सपेंडिचर कम है वहां पे आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। सरकार टारगेट क्या कर रही है कि जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यूजलेस है, वहां पे कम करो। मतलब जिस जगह पे जो वर्कर्स हैं, वेल टू डू हैं, एग्रीकल्चर से ठीक ठाक कमा रहे हैं और वो नरेगा का बेनिफिट उठा रहे हैं, वहां पे कम बेनिफिट देने चाहिए। कुछ ऐसा सरकार टारगेट बना के चल रही है, जबकि सरकार का टारगेट ये होना चाहिए कि जहां पे मनरेगा की डिमांड कम है वहां पे डिमांड जनरेट की जाए। मतलब कुल मिला के ऑथर इनडायरेक्टली ये कर रहा है कि सरकार अपनी पॉलिसीज के थ्रू मनरेगा के अंदर इनरोलमेंट कम करना चाह रही है। चूंकि जब वर्कर्स को यह पता चल जाएगा कि मनरेगा के अंदर महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो वर्कर्स आके यहाँ काम ही नहीं करेंगे, भले उनको कितनी भी काम की जरूरत हो।
चूंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर एक वर्कर को यह डाउट हो जाएगा कि उसने काम कर दिया और उसको यह कंफर्म नहीं है कि उसके काम का कंपनसेशन कब मिलेगा, तो वो क्यों ही काम करेगा। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा है कि सरकार की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिन इलाकों में SC ST ट्राइबल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है, SC ST कास्ट के लोगों का प्रोपोर्शन ज्यादा है, और वहां पे ओवरऑल वो मनरेगा में बेनिफिट उठाने वाले SC ST कम्युनिटी के लोग कम है, तो वहां पे टारगेटिंग और बेटर की जाए। जिन पॉकेट्स में SC ST का प्रोपोर्शन ज्यादा है और वहां पे एक्चुअल नंबर्स में जो SC ST इस पर्टिकुलर स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें एक मिसमैच देखने को मिलता है, तो सरकार को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वहां पे मनरेगा की पेनिट्रेशन को बढ़ाने की जरूरत है। तो कुल मिला के ओवरऑल मनरेगा की पेनिट्रेशन को बढ़ाने की आपके लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं ऑथर यहां पे किसको, मनरेगा पॉलिसी मेकर्स को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देश के जिन पॉकेट्स में ओवरऑल एवरेज जो सैलरीज, एवरेज जो दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है दिन के बेसिस पे, वो एक लिमिट से ज्यादा कम है, वहां पे भी मनरेगा स्कीम के बेनिफिट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में पहुंचाना जरूरी है। केंद्र की सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि 24 स्टेट्स को 18,191 करोड़ रुपए और देना है केंद्र की सरकार को, तब जाके ये सरकारें नीचे मनरेगा वर्कर्स की पेमेंट रिलीज कर पाएंगी, बट वो पेमेंट रिलीज हो ही नहीं पा रही। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया गया था। 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में चलाया गया था काम मांगो अभियान। बेसिकली ये एक प्रकार का अवेयरनेस इनिशिएटिव था। नरेगा के अंदर जो डिमांड थी काम की वो घट रही थी, तो केंद्र की सरकार को लगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई नरेगा जैसी स्कीम एग्जिस्ट करती है जिसमें आप काम मांग सकते हो। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2013 में काम मांगो अभियान लॉन्च किया, जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली गई। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 स्टेटों में ये काम आप कह लो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया, जिससे वर्कर्स को ये याद दिलाया गया कि आप नरेगा के अंदर भी काम मांग सकते हो। और इस इनिशिएटिव का फायदा ये हुआ कि अकेले कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 53,000 वर्कर्स ने ओवरऑल इस काम मांगो अभियान के अंदर काम को मांगा। तो आज की डेट में ओवरऑल जहां नरेगा के अंदर इनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, ज्यादा लोग यहां पे काम मांगे, वहीं पे लोग कम काम करने में इंटरेस्टेड है। रीजन बीइंग उनको ये कंफर्म नहीं है कि पैसा कब रिलीज होगा। दूसरी बात, चूंकि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, तो जब वर्कर्स डिमांड करते भी हैं काम की, तो ये कंफर्मिटी नहीं है कि वहां पे काम कब तक फाइनलाइज होगा और एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोग कब काम पे आना शुरू होंगे, ओवरऑल कब उनकी पेमेंट रिलीज होगी। ये अपने आप में एक बहुत डिप्रेसिंग प्रोसेस हो जाता है। राज्य की सरकारों ने नरेगा के सक्सेस और फेलियर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत सारे फैक्ट सेट्स इन्वॉल्व होते हैं नरेगा के इंप्लीमेंटेशन में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और केंद्र की सरकार का तो एक रोल है ही। अब ओवरऑल पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने के लिए केंद्र की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, जिन स्टेप्स को बहुत प्रॉपर नहीं बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3,000 वुमेन नरेगा वर्कर्स प्रोटेस्ट करने लगी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अगेंस्ट। उनका यह बोलना है कि उन्होंने काम किया, लेकिन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाया। तो चूंकि उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं थी, उनकी पेमेंट रिलीज नहीं हुई, बट एक्चुअली में उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, तो वो NMMS के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तो इस प्रकार के रिफॉर्म्स जो कि चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट्स में इस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारा वल्नरेबल लॉट यहां पे पीछे छूट जा रहा है। जैसे कि ये 3,000 वुमेन जिनका कहना है कि उन्होंने काम तो किया, बट चूंकि उनकी अटेंडेंस कैप्चर नहीं हुई तो तनख्वाह रिलीज नहीं हुई। तो इस प्रकार की चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। नरेगा को एक्सेस टू वर्कर्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, ईज एंड डिग्निटी लाने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल एफिशिएंसी के साथ। और जरूरी यह है कि लोगों के अंदर ये क्लैरिटी हो कि हाँ भाई उन्होंने काम किया तो पैसा मिलेगा। अभी की इसमें तो ऐसा हो रहा है कि काम कर ले रहे हैं, महीनों तक पैसा नहीं आ रहा है, कभी अटेंडेंस नहीं मार्क हो रही है, तो कभी वेज का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2 प्रोसेस काफी मुश्किल होता जा रहा है इन लोगों के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट, रीविजिट द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स। भाई ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। रीजो एम जॉन साहब ने आर्टिकल को लिखा है, हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, एडजंक्ट प्रोफेसर है, राजागिरी कॉलेज सोशल साइंसेस कोची केरला में। ये क्या बोल रहे हैं, इनका ये बोलना है कि देखिए एडम स्मिथ ने अपनी फेमस किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में ये लिखा है कि शुगर, रम, टबैको
ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बड़े स्केल पे कंज्यूम किया जाता है जो कि लोगों को पसंद आते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप टैक्स लगाओगे तो सरकार अच्छा पैसा कमा सकती, क्योंकि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं अमीर आदमी ही कंज्यूम करेगा। तो इंडिया में अगर टोबैको टैक्सेस की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जब 2017 में लगभग 5 साल पहले इंप्लीमेंट किया गया तो उसके बाद से ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के रिजीम को बदला नहीं गया है, जो कि एक रिग्रेसिव स्टेप है। जीएसटी के रिजीम को समय समय पे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर बदलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इन्फ्लेशन को अकाउंट करना चाहिए। रीजन बीइंग कि टोबैको प्रोडक्ट से काफी पैसा कमाया जा सकता है और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन जरूरत भी है, क्योंकि जब ये महंगे होंगे तभी लोग इनको कम कंज्यूम करेंगे। 2017 में अगर आप देखो तो टोबैको यूज के चलते और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के चलते जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आए थे वो थे 2340 बिलियन रुपीस, जो कि हमारे जीडीपी का 1.4% है। और भारत सरकार का टोबैको टैक्स रेवेन्यू कितना था? केवल 537.5 बिलियन रुपीस, मतलब लगभग 4 गुने से भी ज्यादा जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं टोबैको यूज से रिलेटेड वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। हमारा टोबैको से रिलेटेड टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो हमारा टोबैको का टैक्सेशन रिजीम है वो प्रॉपर नहीं है और इसी को इंप्रूव करने की राय दे रहे हैं यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि सरकार का टारगेट इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ नॉमिनल बेसिस पे, और कहीं ना कहीं टोबैको की अफोर्डेबिलिटी इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर टोबैको ज्यादा अफोर्डेबल होगा तो लोग टोबैको का सेवन ज्यादा करेंगे, अपनी हेल्थ को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जीडीपी ग्रोथ हमारा इफेक्ट होगा। टोबैको यूज की वजह से इंडिया में प्रतिदिन 3,500 लोगों की मौत होती है, जिससे ह्यूमन कैपिटल तो इंपैक्ट होता ही है, जीडीपी ग्रोथ पे भी एक निगेटिव इफेक्ट आता है। अगर अभी का जीएसटी टैक्सेशन रिजीम देखोगे आप टोबैको टैक्सेशन के ऊपर तो कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट है। कैसे इनएप्रोप्रिएट है तो समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में ओवरऑल जिस प्रकार से टोबैको के ऊपर टैक्सेशन लगाए जाते हैं और इंडिया में लगाए जाते हैं, इन दोनों में एक फर्क है। और इंडिया में एड वैलोरम टैक्सेशन लगाया जाता है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो सिगरेट्स है ना, सिगरेट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं। जैसे बीड़ी की बात करोगे, सस्ती सिगरेटों की बात करोगे तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं। जैसे जैसे सिगरेट की साइज बढ़ता जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, वो महंगी होती जाएगी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ये सिस्टम सेट नहीं बैठ पाएगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आपको टोबैको प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ भाई सारे प्रकार के टोबैको प्रोडक्ट्स खतरनाक हैं। तो आप ये बोलो कि गरीब आदमी बीड़ी पीता है तो बीड़ी के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे और महंगी वाली सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ये हिसाब देखिए सेट नहीं बैठ पाएगा। कि इंडिया में जीएसटी के आने के बाद कुछ रिग्रेसिव चीजें हुई हैं, जैसे कि टोटल टोबैको टैक्सेस में जीएसटी से पहले ओवरऑल जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी वो 54% हुआ करती थी। जीएसटी आने के बाद ये केवल 8% जीएसटी हो गया। सेंट्रल एक्साइज वाला जो कंसेप्ट है टोबैको के ऊपर। अगर बीड़ी की बात की जाए तो बीड़ी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 17% थी, जीएसटी में केवल 1%। स्मोकलेस टोबैको में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी 59%, जीएसटी की बात केवल 11%। तो कुल मिला के जीएसटी के आने के बाद टैक्सेस जो सेंट्रल एक्साइज वाला कंपोनेंट सरकार का वो काफी कम हो गया है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं इन टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाई जाती है, बट वो ओवरऑल एप्रोप्रिएट नहीं है टोबैको के इस्तेमाल को डिस्करेज करने के लिए। टोबैको के इस्तेमाल को डिस्करेज करने के लिए टोबैको के दाम को, टैक्सेस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके लगाना चाहिए। जैसे जैसे ओवरऑल टोबैको की वैल्यू बढ़े प्रोडक्ट की, उस हिसाब से आप टैक्स बढ़ाओ, वो सही नहीं है। एक यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर बीड़ियों के ऊपर टैक्स लगता नहीं है और ओवरऑल अगर आप देखो तो अलग अलग आप कह लो सिगार्स के ऊपर और सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट्स इंडिया में केवल 15% टोबैको यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 80% टोबैको टैक्स सिगरेट से आता है। लेकिन अगर आप बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको की बात करो तो इनके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाए जाते हैं। तो बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको बहुत लोग फूकते हैं क्योंकि सस्ती मिल जाती है। बीड़ी का बंडल आपको 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिल जाएगा, मुझे पता नहीं है। जब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ के कुछ दोस्त थे, उनके पास सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो बीड़ी का डब्बा खरीद लाते थे बीड़ी पीने के लिए, बीड़ी पीते थे। तो बेसिकली अब आप बीड़ी की बात करो तो बीड़ी एक ऐसा टोबैको प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी में कंपनसेशन सेस के अंदर आता ही नहीं है।
और अभी के लिए एक 6 टायर टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग लगाते हैं सिगरेट के ऊपर, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है। जरूरी ये है कि हम ओवरऑल एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम लगाएं इन टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि सारे प्रकार के टोबैको प्रोडक्ट्स खतरनाक है। आप किसी टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हो टैक्स, किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हो, वो ठीक नहीं। फिर अगर आप देखो तो कुछ स्मोकलेस टोबैको इंग्रेडिएंट्स जैसे टोबैको लीव्स, तेंदू लीव्स, बेटल लीव्स, अरेका नट्स, इनके ऊपर या तो 0 जीएसटी है, 5 से 18% जीएसटी है। इनको 28% जीएसटी स्लैब में लाने की जरूरत है, क्योंकि हर प्रकार का टोबैको प्रोडक्ट खराब है, इसके कंजम्पशन को डिस्करेज करना है। फिर क्या है कि कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स छोटे रिटेल साइज पैक में बिकते हैं, आधे ग्राम से कम का पैक होगा। यहाँ पे कन्वेंशनल स्टैंडर्डाइज्ड पैकिंग लाने की जरूरत है, और इस पैकिंग के ऊपर प्रॉपर मार्किंग्स डालने की जरूरत है, ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग्स डालने की जरूरत है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। फिर जीएसटी रिजीम के अंदर छोटे बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो जीएसटी के मैकेनिज्म के अंदर नहीं आते। लेकिन ओवरऑल छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो कि बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मोकलेस टोबैको में डील करने वाले लोग हैं, उनका इंटरप्राइज का टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आते। लेकिन वो इंटरप्राइजेस जो टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 40 लाख उनका टर्नओवर नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई होना चाहिए। किसी भी प्रकार से टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होने वाली छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उसको बख्शना नहीं है, उसको रेगुलेट करना है। टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना जल्दी हम यूनिफॉर्म टैक्स ले आएंगे उतना बढ़िया होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी इज इन अ फ्री फॉल। शेले वालिया जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, कल्चरल थ्योरी पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई ओवरऑल आज की डेट में जो एकेडमिक्स है, पढ़ाई लिखाई में जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, उनको स्पिरिटेड डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? रिसेंटली भारत सरकार ने इनवाइट किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कि वो इंडिया में आके कैंपस खोले। अच्छी बात है, हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कंपीट करेंगी, इट्स अ गुड थिंग। बट क्या ये कहीं हमें चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? एक डर है यहाँ पे, अगर ग्लोबल बिजनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर आके यूनिवर्सिटी खोलती हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो ये क्रेव करने लगे कि वो इन फॉरेन बिजनेस यूनिवर्सिटीज के इंडियन कैंपसेस में पढ़ाएं। और नो डाउट ये जो फॉरेन से यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर अपने कैंपस खोलेंगी, वो इंडिया के बेस्ट टीचिंग टैलेंट को हायर करेंगी। तो हो सकता है कि जो इंडिया बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे टीचर्स की कमी पड़ जाए, वहां पे केवल मीडियोकर टीचर्स बचे, और धीरे धीरे करके वो टीचर क्वालिटी इंडियन बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कम हो जाए। तो इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। सोशियो एकेडमिक डिक्लाइन किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी का होना नहीं चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी के आने के चलते। फिर ऑथर यहां पे सरकार की भी थोड़ी बुराई कर रहा है। सरकारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सेल्फ डिल्यूडिंग हो गई हैं, ब्यूरोक्रेटाइज्ड गवर्निंग बॉडीज हो गई हैं, एकेडमिक लीडरशिप इंडिया के अंदर रेट्रोग्रेसिव डिसीजंस लेती है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सिस्टम को हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो बजटरी एलोकेशन है यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा कम है, गवर्निंग बॉडीज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो ब्लैटेंटली ओवरलुक करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक इन्वायरमेंट को, पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने पे बातचीत नहीं होती है, मीडियोक्रेटी को प्रमोट किया जाता है, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस के बेसिस पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के स्टेप को कि हाँ भाई सरकार ब्यूरोक्रेट्स को यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट कर देती है, यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड्स पे सरकार अपना राइट विंग एजेंडा लेफ्ट विंग एजेंडा फैलाती है। केरला है तो वहाँ पे लेफ्ट विंग एजेंडा होगा, बीजेपी की सरकार है तो राइट विंग एजेंडा होगा। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं फैलाया जा रहा है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हो, मीडियोक्रेटी को प्रमोट कर रहे हो। फिर अक्सर कर देखा जाता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी में जो सिविल सर्वेंट्स की वाइफ्स वगैरह होती हैं उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस में एंट्री दे दी जाती है। तो कुल मिला के प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इंडिया के अंदर हो नहीं रहा है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर एंट्री मारेंगी तो जो थोड़ा बहुत टैलेंट इंडियन यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकता है, इंडियन यूनिवर्सिटी में मीडियोक्रेटी रह जाएगी। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे बोल रहा है। कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट तो ऑथर ने नहीं बोला है, एक बेसिक आइडिया जो ऑथर यहाँ पे दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट भैया, अ चैलेंजिंग ईयर फॉर नीतीश कुमार, 5 months into the alliance, RJD JDU born homies losing spark। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, अगस्त 2022 में अगर आप देखो तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ लिया था। इनकी जो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, उसने RJD राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ अपना अलायंस बना लिया।
और फिर इस अलायंस में कुछ इस प्रकार के सिग्नल निकल के आए कि जब 2024 में 2025 में इलेक्शन होंगे तो तेजस्वी यादव को आप कह लो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बना दिया जाएगा। अब देखिए नीतीश कुमार साहब की अगर आप बात करो, नवंबर 2005 में पावर में आए थे, 8 बार अब तक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं 2013-2022 में, और 1 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ तोड़ चुके हैं 2017 में। इनकी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग स्किल बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, जैसे तैसे करके पावर में बने रहते हैं। कुछ लोगों ने तो इनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बोला, लेकिन इन्होंने रिसेंटली समाधान यात्रा में बोल दिया कि इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भी आप कह लो एम्बिशन नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल भी है भाई। अब बीजेपी पार्टी के अंदर अगर ये होते और कहीं ना कहीं इनकी पहुंच बहुत ऊपर होती तो शायद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होते, लेकिन अभी के लिए तो नहीं है। अब अभी खमाम रैली हुई, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऑर्गेनाइज की। वहां पे बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार साहब वहां गए नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान और केरला की तरफ से पिनराई विजयन साहब तो देखो गए थे। तो कुल मिला के जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है वो इतना स्ट्रांग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू पार्टी के एमएलए और आरजेडी पार्टी के एमएलए अक्सर कर पब्लिक में एक दूसरे के साथ झड़प करते हुए लड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे कि कुछ महीनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए सुधाकर सिंह साहब, इन्होंने बिहार के आरजेडी प्रेसिडेंट के बेटे हैं जगन्नाथ सिंह, इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करवाया गया। अभी जेडीयू ताकत में है, नीतीश कुमार सीएम है, इन्होंने आरजेडी की एमएलए सुधाकर सिंह को एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री की कुर्सी से रिजाइन करवा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आरजेडी के पार्टी वाले जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार से नाराज हो जाएंगे। तब से ओवरऑल मिस्टर सिंह जो कि आरजेडी के हैं वो लगातार नीतीश कुमार को अटैक कर रहे हैं और नीतीश कुमार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। जो ह्यूज ट्रेजेडी हुई थी कि देसी दारू पी के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर रिसेंटली अगर आप देखो तो महाभारत के कैरेक्टर शिखंडी के साथ कंपेयर कर दिया नीतीश कुमार साहब को। फिर मतलब कुल मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर कर आरजेडी पार्टी के एमएलए और जनता दल यूनाइटेड के एमएलए आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आते हैं। आरजेडी पार्टी के एमएलए जिस प्रकार के रिलीजियस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिलीजियस स्टेटमेंट्स जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि इस प्रकार के रिलीजियस स्टेटमेंट्स के पॉलिटिकल फॉलआउट होते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, जो कि पूरी तरीके से सेक्युलर नहीं है। कहीं ना कहीं धर्म, कास्ट, ये तरीके की चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। आप तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बस यही बात यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। फिर भाई अगली न्यूज, वार्निंग बेल। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में आपको पता होगा, एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च है, इसने अदानी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। ओवरऑल हिंडनबर्ग रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म ने क्या बोला कि भाई अदानी ने ओवरऑल बहुत हद तक स्टॉक मैनिपुलेशन किया। और जैसे ये न्यूज मार्केट में रिलीज हुई अदानी के अगेंस्ट, अदानी के शेयर्स हजारों करोड़ की तादाद में गिर गए। हाईली लेवरेज्ड जो ग्रुप मार्केट ट्रबल्स थे वो अदानी के लिए बहुत हद तक बढ़ गए। मैं आपको पता है कि सेंटिमेंट पे चलता है स्टॉक मार्केट, और जैसे अदानी के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और क्वेश्चनेबल अकाउंटेड प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया गया, इनके शेयर्स गिरने शुरू हुए और इनके शेयर्स को बड़े तादाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी खरीद रखा है। तो एसबीआई और एलआईसी की क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठने लगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे अदानी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा है। अदानी ने अपने ऊपर लगे सारे एग्जाम को बेसलेस बोला है और बोला है कि अदानी ग्रुप की रेपुटेशन को कहीं ना कहीं हर्ट किया जा रहा है और अदानी यहाँ पे लीगल एक्शन लेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उठ जाता है यहाँ पे किसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। गौतम अदानी एक समय पे दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए थे, एशिया में सबसे अमीर आदमी तो ये थे ही। गौतम अदानी की कंपनीज के ऊपर इस प्रकार के सीरियस फाइनेंशियल आप कह लो एलिगेशंस लगाए गए हैं, और उसके चलते चूंकि स्टॉक मार्केट में इतनी खलबली मची है, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि उनके शेयर्स का एक्सपोजर इंडियन स्टॉक इंडाइसेस में इतना ज्यादा नहीं कि हमारा स्टॉक मार्केट बैठ जाए, बट फिर भी इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए तो बहुत है ना। अच्छे खासे इनके शेयर्स पिछले कुछ दिनों में गिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की पूरी इनकम वाइप आउट हो गई, एसबीआई और एलआईसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि भैया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सामने आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक ऑडिट कंडक्ट होना चाहिए। क्या अदानी के शेयर के फॉल आउट का कोई सिस्टमैटिक कंटेजियन फैल सकता है? क्या किसी और कंपनी में इस प्रकार की शेयर डाउन साइजिंग की एक्टिविटी शुरू हो सकती है? इन सब चीजों को प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, इनमें पब्लिक ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। मेरे आपके जैसे बहुत सारे सेवर्स
अक्सर कर इस प्रकार की कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। जो पीएसयू लेंडर्स हैं, जैसे कि यहां पे आप एसबीआई को देख लो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देख लो, इस प्रकार की कंपनी इस प्रकार के स्टॉक्स में पैसा लगाती है। तो अगर इंडिया की क्रेडिबिलिटी को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आगे बढ़ाना है तो ओवरऑल सरकार को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि पब्लिक के दिमाग में ओवरऑल एक अंदर से एश्योरेंस हो कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, किसी प्रकार का स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं है, क्रेडिट रेटिंग्स को मैनिपुलेट नहीं किया गया है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की इस प्रकार की कोई भी चीज इंडिया के अंदर नहीं आएगी। इस साल तो इंडिया वैसे भी G20 का प्रेसिडेंट है, तो अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने के लिए इस प्रकार की न्यूज से स्टीयर क्लियर होना जरूरी है। और यहाँ पे सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लो रोल है पैनिक को रिजॉल्व करने के लिए। सेबी आरबीआई जल्दी से रिलेटेड कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर लेके आएगी। क्या रिपोर्ट आती है हम उससे भी डिस्कस करेंगे। फिर भाई आज का आखिरी एडिटोरियल, भैया जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफेनोस तिसिपास को हरा के अपना 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है, राफेल नदाल के बराबर आ गए हैं। ये अपने आप में जोकोविच के लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन से इनको निकाल दिया गया था, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड थे नोवाक जोकोविच, उस पर्टिकुलर लॉट को बिलोंग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे जो वैक्सीनेशन के फेवर में था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कोविड के चलते, तो जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। और राफेल नदाल पिछले बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गए थे, इस बार कौन जीत गए? नोवाक जोकोविच जीत गए। तो आप देख सकते हो पिछले 12 महीने इनक्रेडिबल रहे हैं जोकोविच के लिए। जोकोविच का देखा जाए तो 2022 में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 2 में इन्हें कंपीट नहीं करने दिया गया। 8 एटीपी मास्टर 1000 में 4 में इन्होंने कंपीट नहीं करने दिया गया। विंबलडन इन्होंने जीता, बट विंबलडन जीतने का कोई पॉइंट इनको नहीं मिला। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो टॉप 5 कैटेगरी में रहे। 5 टाइटल्स इन्होंने जीते जितने कार्लोस अल्कराज ने जीते। कार्लोस अल्कराज नंबर 1 प्लेयर थे, अभी के लिए नंबर 1 फिर से आ गए हैं कौन? जोकोविच। जोकोविच 36 साल के हैं। 36 साल एक ऐसी उम्र होती है टेनिस पार्लियामेंट्स में जहां पे ओवरऑल एक इंसान की उम्र का इफेक्ट उसके गेम में नजर आने लगता है। ये चीज राफेल नदाल में दिख रही है, लेकिन जोकोविच अभी भी उतनी ही स्पीड में खेल रहे हैं और उनके फैंस चाहेंगे कि वो खेलते रहें। वुमेन में अगर आप देखो तो आर्याना साबेलेंका यहां पे जीती हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। कजाकिस्तान को एलेना रैबिकिना को हरा के, जो कि रेनिंग विंबलडन चैंपियन है। तो ये सब बातें हैं। फीमेल विनर है आर्याना साबेलेंका, मेल विनर है आपके नोवाक जोकोविच। सानिया मिर्जा की बात की जाए तो सानिया मिर्जा बोपाना के साथ पार्टनरशिप में खेल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन वो हार गई, ठीक है ना। नो डाउट सानिया मिर्जा के पास 6 ग्रैंड स्लैम क्लाउंस हैं, वो 36 साल की ये हैं। WTA दुबई 1000 में अगले महीने ये रिटायर कर जाएंगी। तो सानिया मिर्जा के लिए बोला जा रहा है कि शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, फेयरलेस कॉम्पिटिटर। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक समीशन दिया जा रहा है। सानिया मिर्जा रोहन बोपाना की जोड़ी हार गई है। वुमेन में कौन जीता है? तो वुमेन में जीती है आर्याना साबेलेंका और नोवाक जोकोविच का नाम तो आपको पता ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।